नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सोलो बेसिकली कहना क्या चाहते थे, सोलो का सब्सिस्टेंस क्या है। मैं देखता हूं कि लोग सोलो मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट जो उसके बेसिक कंक्लूजन्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं। और जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाएं, नेट में, जीआरएफ में, या फिर इकोनॉमिक को एज ए ऑप्शनल सिविल सेवा मिले, तो ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, वो आप समझ नहीं पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं सोलो का सब्सिस्टेंस सार आपके सामने रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लें और एक एक चीजों को लिखें। अगर आप चाहते हैं कि सोलो को क्रिस्टल क्लियर समझ लें तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, सोलो जो है 1956 में इन्होंने अपना रिसर्च दिया था पेपर। एक्चुअली ये देखना चाहते थे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ग्रोथ रेट है वो डिफर क्यों है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिक डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। और साथ ही साथ एक जो अबुझ पहेली थी कि जापानिक इकोनॉमी जो एक छोटी सी इकोनॉमी मानी जाती थी और बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, वो किस तरीके से यूएस के ग्रोथ को कन्वर्ज कर लिया या यूएस से ज्यादा ग्रोथ दिखाया। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जिसके ऊपर सोलो अपना काम कर रहे थे। सोलो बेसिकली कहते हैं कि किसी इकोनॉमी के ग्रोथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लेबर है, कैपिटल है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। बेसिकली ये तीन जो है आउटपुट के डिटर्मिनेंट होते हैं, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सोलो के पहले आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात नहीं होती थी। हैरेडोवर मॉडल यहां तक सिर्फ कह के गए कि किसी इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जब यूएस के डेटा के ऊपर काम किया रॉबर्ट सोलो ने, तो उन्होंने देखा कि 1909 से लेके 1949 ये 40 वर्षों में जो यूएस का जो एनुअल ग्रोथ था, 40 वर्षों में यूएस का एनुअल ग्रोथ था 2.9% पर एनम, प्रति वर्ष इनकी ये ग्रोथ रेट थी। इन्होंने देखा कि इस ग्रोथ रेट में जो सबसे ज्यादा किसी फैक्टर ने रिस्पॉन्स किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो वो है 1.49% टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और इसके बाद जो रोल था वो लेबर का था, और लेबर जो है कहीं ना कहीं 1.09% का कंट्रीब्यूट कर रहा था। सिर्फ 0.32% का कंट्रीब्यूशन कैपिटल का था। तो इन्होंने माना कि किसी इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है। अब ये बताते हैं कि कोई भी इकोनॉमी हो और कहीं से वो शुरू करे तो एक स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। यहां पे स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का मतलब ये था इनका, जो कि लोग बहुत कम समझ पाते हैं कि क्या था, कि डेल्टा वाई बटा वाई, डेल्टा के बाई के एंड डेल्टा एल बाई एल, ये सब एक रेट से ग्रो करें। मतलब जीडीपी में वृद्धि दर, पूंजी में वृद्धि दर और श्रम में वृद्धि दर एक स्थिर दर से हो, यन दर से हो। और यन क्या है? एन जो है जनसंख्या की वृद्धि या लेबर फोर्स की वृद्धि है, जो पहले ही एजेंट कर लेते हैं कि जो जनसंख्या या फिर जो लेबर फोर्स है वो प्रतिवर्ष एन रेट से बढ़ रही है। तो अगर ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि और श्रम में वृद्धि एन रेट से हो रही हो, तो यहां पे पर हेड कैपिटल और पर हेड आउटपुट दोनों रिमेन अनचेंज्ड होंगे। मतलब डेल्टा के बराबर 0, डेल्टा वाई बराबर 0। इसी सिचुएशन को कहते हैं स्टेडी स्टेट, जहां पे पर हेड कैपिटल, पर हेड आउटपुट कांस्टेंट होते हैं। वो मान के चलते हैं कि किसी इकोनॉमी में आप कहीं से शुरू करिएगा तो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाइएगा। अब देखिए सोलो की सबसे बड़ी बातें क्या है, यहां से मैं बेसिक कंक्लूजन्स पे आपकी बात करूंगा बिना किसी डायग्राम के, क्योंकि डायग्राम मैं पहले ही 1 और 2 पूरा का पूरा वीडियो में बना चुका हूं, आपको समझा चुका हूं बेसिक कंक्लूजन क्या था। इनका मानना था जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है किसी इकोनॉमी की, वो बेसिकली जनसंख्या के वृद्धि दर एन के द्वारा प्रभावित हो रही है। यद्यपि यहां पे मान लिया गया है कि अभी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो किसी भी इकोनॉमी की जो स्टेडी ग्रोथ रेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट, वो सिर्फ जनसंख्या या लेबर फोर्स की वृद्धि एन के द्वारा प्रभावित होती है, ये सेविंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कि स्टेडी स्टेट का इक्विलिब्रियम का जो ग्रोथ रेट है वो सेविंग के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। सिर्फ ये जनसंख्या वृद्धि या जो लेबर फोर्स में ग्रोथ रेट है जो एन रेट से हो रहा है उसके द्वारा प्रभावित होगी। तो फिर सेविंग बढ़ाइएगा तो
स्टेडी स्टेट ग्रोथ प्रभावित नहीं होगा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी में। इनका मानना था कि अगर कोई इकोनॉमी में सेविंग बढ़ जाती है तो इससे पर हेड कैपिटल बढ़ जाती है, और पर हेड कैपिटल बढ़ जाएगी तो पर हेड आउटपुट भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नो डाउट जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जनसंख्या वृद्धि एन से होता रहेगा। इसका मतलब है अगर कोई इकोनॉमी शॉर्ट रन में सेविंग बढ़ाता है तो उसकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो अनचेंज होती है। इसीलिए सोलो का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष था कि जो सेविंग रेट है वो किसी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को प्रभावित नहीं कर पाता है। ये सिर्फ शॉर्ट रन में ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इस ग्रोथ को प्रभावित नहीं करेगा। यद्यपि सेविंग बढ़ा के आप अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हो। ये कि इनका बेसिक कंक्लूजन था। दूसरा बेसिक कंक्लूजन इससे वो क्या ड्रा करते हैं, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। ये जो लोगों को कम समझ में आता है कि सोलो का थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी। आइए जरा इसको अच्छे से हम आपको बताते हैं कि सोलो एक्चुअली थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बात क्या करते थे। मैंने अभी आपसे कहा कि सोलो के सामने एक पहेली ये थी कि कैसे जो यूएस के ग्रोथ को जापान ने कैचअप कर लिया। क्या कोई छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी को कैचअप कर सकती है क्या, पकड़ सकती है क्या, कन्वर्ज कर सकती है क्या? तो सोलो ने यह माना कि अगर दो इकोनॉमी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर दो इकोनॉमी है, दो इकोनॉमी और दो इकोनॉमी में अगर मान लीजिए दोनों इकोनॉमी की सेविंग रेट सेम हो गई, बहुत ध्यान समझिएगा, सेविंग रेट सेम हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ सेम हो गया, और टेक्नोलॉजी वही अडॉप्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी भी तीनों एक है, मतलब ये तीनों चीजें सेम हो गई दो इकोनॉमी की। मान लीजिए कि वो 32% की सेविंग कर रहा है तो ये भी 32% की सेविंग कर रहा है, पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है तो इसकी भी पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एक ही है। तो ये कहते हैं कि दोनों इकोनॉमी एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएंगी और एक दूसरे को, छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी को कैचअप कर लेगा, जैसे जापान ने यूएस को कैचअप कर लिया। तो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में दो चीजें आई, एक तो अगर इकोनॉमी की सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और टेक्नोलॉजी सेम हो तो उनकी जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट होगी, स्टेडी ग्रोथ रेट होगी, वो स्टेडी स्टेट जो ग्रोथ रेट होगी वो पॉपुलेशन ग्रोथ 2% पे आएगी और ये जो है ग्रोथ रेट सेम हो जाएगा, और साथ ही साथ उनकी पर कैपिटा इनकम भी सेम हो जाएगी। अगर इकोनॉमी की सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, टेक्नोलॉजी एक ही है तो उनकी ग्रोथ रेट, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट भी सेम होगी 2% के, क्योंकि पॉपुलेशन से प्रभावित होगी, और पर कैपिटा इनकम आउटपुट भी सेम हो जाएगी। इसी चीज को ये कहते हैं अनकंडीशनल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बहुत ध्यान से सुनिए, इसी चीज को ये कहते हैं अनकंडीशनल कन्वर्जेंस, या फिर इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मतलब इकोनॉमी कैचअप कर ही लेगी, एब्सोल्यूट है या फिर अनकंडीशनल है, बिना शर्त के। दूसरा, अगर मान लो ऐसा होता है कि किसी इकोनॉमी की जो सेविंग रेट है वो डिफरेंट है, मान लीजिए एक छोटी इकोनॉमी वो 20% की सेविंग कर रही है और एक इकोनॉमी 32% से सेविंग कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का 2% है और टेक्नोलॉजी वही अडॉप्ट कर लिया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरी कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि सेविंग रेट डिफरेंट है, बड़ी इकोनॉमी 32% की सेविंग कर रही है, छोटी इकोनॉमी 20% की सेविंग कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का सेम है, 2% का है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ और यूएस की पॉपुलेशन ग्रोथ बराबर हो गई, सेविंग रेट दोनों का डिफरेंट है और टेक्नोलॉजी वही अडॉप्ट कर ले, तो क्या होगा? इस परिस्थिति को सोलो जो है कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात करते हैं। कंडीशनल कन्वर्जेंस, इसको कहते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस में वो कहते हैं कि अगर इकोनॉमी की जो सेविंग रेट है वो डिफरेंट है लेकिन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी एक है, तो दोनों की जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट होगी, जीडीपी की स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट होगी, वो तो 2% से होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के द्वारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ डिक्लाइन होता है। इसका मतलब उनकी ग्रोथ तो बराबर होगी, बट उनकी पर कैपिटा इनकम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पे अलग अलग होगी। इसका मतलब यहां पे पर कैपिटा इनकम और इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो अलग अलग होगी, लेकिन जो इनकी ग्रोथ रेट है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट है, वो बराबर होगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट दोस्तों सेविंग से प्रभावित नहीं होती है, ये प्रभावित होती है जनसंख्या वृद्धि या फिर श्रम शक्ति के वृद्धि के द्वारा जो 2% से है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेसिक जो है कंक्लूजन था, जिसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि इंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी, जिसमें रोमर आते हैं, लुकस आते हैं,
किस मैनिक्यू आते हैं, किस तरह इसको चैलेंज किया और कहा कि जो आप कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं वो कितना रेशनल है, उसको मैं बाद में टैकल करूंगा। लेकिन यहां पे दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है कंपटीशन में, कंडीशनल कन्वर्जेंस और अनकंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस में अगर सेविंग डिफरेंट है तो भी वो कन्वर्ज कर जाएंगे, एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ पे आ जाएंगे, लेकिन उनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो डिफरेंट होगी। ये रहा सोलो का एक बहुत बड़ा बेसिक कंक्लूजन, जिसे आपको जरूर ही जानना चाहिए कि सोलो की कंडीशनल और अनकंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है। अनकंडीशनल कन्वर्जेंस को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी कहते हैं। अब आइए और हम लोग आगे इनकी बेसिक कुछ बातों को सीखते हैं कि उनकी बेसिक और क्या क्या चीजें थी सोलो के मॉडल में। सोलो के मॉडल में अगर जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, लिखते रहिए एक एक चीज बेटा, क्योंकि ये सभी चीजें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, मेंस में पूछी जाती हैं, तो आप लोग एक एक चीज को लिखिए। अब मैं क्या बात करने वाला हूं कि सोलो के मॉडल में अगर जनसंख्या बढ़ जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, तो फिर क्या इसका असर पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि जो सोलो का जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, डेल्टा वाई बटा वाई, डेल्टा एल बाई एल बराबर डेल्टा के बाई के इजिकल टू एन, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है वही स्टेडी स्टेट ग्रोथ को डिटरमाइन कर रही है अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए दोस्तों, अगर 2% से जनसंख्या बढ़ रही थी, अब ये 3% से बढ़ने लगी, तो इसका जो होगा क्या, इससे इनका स्टेडी स्टेट जो ग्रोथ है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, सिर्फ जनसंख्या के द्वारा। तो पहले 2% था, अब ये 3% का स्टेडी स्टेट ग्रोथ हो गया। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आपकी पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि जो बेसिक डायग्राम था सोलो के मॉडल में आप जरा देखते थे कि ये जहां इनका प्रोडक्शन फंक्शन था, ये आपका N प्लस डी के रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट थी, और ये इनकी जी थी सेविंग रेट। अगर आप यहां से यहां आप आ जाते हो, अगर आपकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आप देखिए क्या होगा, आप इस पॉइंट से इधर आ जाएंगे। तो अगर आपकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो इससे स्टेडी स्टेट रेट ग्रोथ तो बढ़ गया, लेकिन यहां देखिए पर कैपिटा इनकम जो है यहां से घट के यहां पे आ गई। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि सोलो मॉडल में अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन कर जाएगी, पर हेड कैपिटल डिक्लाइन कर जाएगी, लेकिन स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। नोट कर लो, स्टेडी स्टेट ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो क्या स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट बढ़ना क्या कोई अच्छी बात है क्या, आप कहेंगे ना। देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट आप बढ़ा दे, लेकिन पर कैपिटा इनकम आपकी गिर गई, और चूंकि पूंजी कम है तो लोगों में अब कम बिखरेगी, तो पर कैपिटा यहां पे पूंजी भी घट गई, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया, तो इकोनॉमी की स्थिति खराब होगी, वल्नरेबल होगी, उसका स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ घट जाएगा। तो कुल मिला जुला के यहां पे अगर आप देखोगे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो पर कैपिटा इनकम घट जाएगी, पर हेड कैपिटल घट जाएगी, लेकिन स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये सोलो का बेसिक कंक्लूजन था। अब देखिए सोलो का मानना था कि जो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट है, आगे चलिए, वो किसके द्वारा डिटरमाइन होगा। मैंने बताया कि उन्होंने यूएस के इकोनॉमिक के आधार पर यह बताया था कि लॉन्ग रन ग्रोथ रेट बेसिकली प्रभावित होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज के द्वारा। इन्होंने कहा अगर टेक्नोलॉजी को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें मॉडल में, तो जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ होगी, स्टेडी स्टेट ग्रोथ होगी, अब वो स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट दो चीजों के द्वारा प्रभावित होगी, एक तो एन से प्रभावित होगी और प्लस जी से प्रभावित होगी। मतलब अगर जी जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज है, डेल्टा ए बाई ए, अगर ये जो है जीरो से बढ़ा है और मान लीजिए कि ये जी है, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो एन प्लस जी। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि स्टेडी स्टेट ग्रोथ बढ़ जाए, तो एक तो जनसंख्या है दूसरा, और लॉन्ग रन में इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है कैपिटल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो एन प्लस जी से स्टेडी स्टेट ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी और पर हेड आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों लॉन्ग रन में अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी सबसे बेहतर हो, तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो स्टेडी स्टेट ग्रोथ को भी बढ़ाता है और साथ साथ पर हेड इनकम को भी, पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये सब बेसिक बातें हैं सोलो मॉडल की। और सोलो मॉडल जब सोलो ने दिया था 1956 में, उसके बाद ये 30 वर्षों तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसकी बात को मानी गई और देखा गया कि जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और 1987 में सोलो को नोबेल दिया गया इकोनॉमिक्स में।
तो सब कुछ था इनका बेसिक कंक्लूजन्स, जिसके विषय में आपको बताया, ये काफी चर्चित रहा। लेकिन 1990 में जब पॉल रोमर आते हैं, मैनक्यू आते हैं, लुकस आते हैं, तो इन्होंने इनके थ्योरी को चैलेंज किया। इनकी थ्योरी को चैलेंज इसलिए किया गया कि आप ये बताते हो कि जो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट है बेसिकली डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बेसिकली आपका एक्सोजीनस फैक्टर है। अब एक्सोजीनस फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल के किसी भी वेरिएबल के द्वारा, ना तो सेविंग के द्वारा, ना इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ना लेबर के द्वारा, किसी के द्वारा ये इंड्यूस्ड नहीं होता है। तो एक्चुअली व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? आपने बताया कि सबसे बड़ा जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है लॉन्ग रन में स्टेडी स्टेट ग्रोथ को, दैट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। लेकिन आप ये तो बताओ कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डिटरमाइन कौन करता है, वो उसके निर्धारक कौन है, डिटर्मिनेंट्स कौन है? सोलो इस बात को समझाने में असफल रहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के डिटर्मिनेंट्स कौन है, वो कौन कौन वेरिएबल के द्वारा प्रभावित होता है। इसी के ऊपर काम को बढ़ाते हैं इंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी, जिसे एके मॉडल कहते हैं, इंडोजीनस ग्रोथ मॉडल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मेरी पसंदीदा थी, तो इस वीडियो में जितनी बेसिक कंक्लूजन है आप उसको लिख लीजिए, वीडियो को 3-4 बार देखिएगा। कभी भी नेट, जीआरएफ या किसी भी एग्जाम में सिविल में बैठे हो, कभी सोलो में कोई दिक्कत आएगी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।